नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हारिया में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फिजिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आपको बताने वाले हैं। पर डे आपको हम इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री या और भी अदर सब्जेक्ट और भी एग्ज़ाम के लिए जो भी क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दो बात हमेशा याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं बना होता है। आप ऐसा मत सोचिए कि ये क्वेश्चन सिर्फ इसी एग्ज़ाम में आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई भी क्वेश्चन सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए फिक्स नहीं रहता, ये हमेशा कहीं ना कहीं कभी इस एग्ज़ाम कभी उस एग्ज़ाम में भी पूछते रहता है। और ये सब क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या बोर्ड के एग्ज़ाम हो, इंटर मैट्रिक, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात कि आप जब भी पढ़िए, पढ़ाई को कभी डिग्री से मत जोड़िए, उसको नॉलेज से जोड़िए। डिग्री से जब तक आप जोड़िएगा, एग्ज़ाम से जब तक जोड़ते रहिए तब तक आपको डिग्री ही मिलेगा। इसलिए कोई भी पढ़ाई जब पढ़िए तो उसको एग्ज़ाम के पर्पज़ से मत पढ़िए, उसको नॉलेज के पर्पज़ से पढ़िए कि हमको नॉलेज लेना है। एग्ज़ाम निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, तो नॉलेज के मकसद से पढ़िए, आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो चलिए हम आप शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तरंगों की आवृत्ति सबसे कम है? निम्न में से किस तरंगों की आवृत्ति सबसे कम है? तो इसका जो आंसर होगा वो फटाफट आप कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में लिखें। आप खुद से थोड़ा ट्राई कीजिए, अगर आता है तो अच्छी बात है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए हम बताते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगें। रेडियो तरंगें जो है ये इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। तो निम्न में से किस तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है? तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, रेडियो तरंग। रेडियो तरंग की आवृत्ति सबसे कम होती है। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश नीला किस कारण से दिखाई देता है? परिकिरण के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक बार आप ट्राई कीजिए कि इनमें से कौन सा होगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आकाश जो नीला दिखाई देता है ये परिकिरण के कारण दिखाई देता है। परिकिरण का मतलब होता है फैलना। कौन सा रंग अधिक फैलता है? तो नीला रंग जो होता है, नीला सबसे अधिक, बैगनी रंग का पराकिरण अधिक होता है। बैगनी और नीला रंग का परिकिरण अधिक होने के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो आकाश क्यों नीला दिखाई देता है? आपको पता लग गया कि आकाश परिकिरण के कारण नीला दिखाई देता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए नंबर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग का परिकिरण कम है? अभी आपको बता, परिकिरण का मतलब फैलना होता है। तो सबसे अधिक जो परिकिरण है वो बैगनी और नीला का होता है, और सबसे कम किसका है? तो सबसे कम जो हो जाएगा वो लाल रंग का हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है और सबसे अधिक बैगनी रंग का होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में रंग होते हैं, यानी श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या 7 होते हैं? जो श्वेत प्रकाश, सूर्य से जो प्रकाश निकलती है वो श्वेत प्रकाश होती है। तो उसमें कितने रंग होते हैं श्वेत प्रकाश में? तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आपको पता होगा कि श्वेत प्रकाश में टोटल 7 रंग होते हैं, यानी सूर्य से जो निकलने वाली प्रकाश होती है उसमें टोटल 7 रंग होते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रंग और नीले रंग को मिलाने पर प्राप्त रंग है। लाल रंग और नीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो आप एक बार ट्राई कीजिए, लाल रंग और नीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो लाल रंग और नीले रंग को मिलाने पर मेजेंटा रंग बनता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मेजेंटा बनता है। जब ये दोनों मिलता है, लाल और नीला, तो मेजेंटा बनता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनाती है? यानी आँख में जो प्रतिबिंब बनता है, जिससे हम लोग प्रतिबिंब जो बनता है मनुष्य के आँखों में, वह किस भाग पर बनता है? मनुष्य आँख के किस भाग पर बनता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना पर। मनुष्य के आँख में वस्तु का, कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी निकट दृष्टि दोष को
दूर करने के लिए हम लोग किस का प्रयोग करते हैं? चश्मा लगाते हैं ना, कोई भी जब आँख में दोष होता है, कोई भी दृष्टि दोष होता है, या दूरदृष्टि हो या निकट दृष्टि हो, तो उसमें चश्मा लगाता है। तो चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है इसमें? तो एक बार आप ट्राई कीजिए इसका। लेकिन हम बताते सही आंसर जो होगा अवतल लेंस। उत्तल लेंस होता है दूरदृष्टि में और अवतल लेंस होता है निकट दृष्टि में। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, आवेशन की क्रिया में स्थानांतरण होता है। आवेशन की क्रिया में स्थानांतरण होता है। आवेशन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, जब भी आवेश का एक जगह से दूसरे जगह आवेश का प्रवाह होती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान होता है, तो इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होता है, इसलिए आवेशन की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक, चालक है, कुचालक है, इनमें से कोई नहीं। सिलिकॉन क्या है? ट्राई कीजिए एक बार आप। तो जो सिलिकॉन है ये अर्धचालक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिलिकॉन अर्धचालक है, ये ना तो चालक है और ना ही कुचालक है, ये अर्धचालक है। ए नंबर इसका सही है। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक एन प्रकार का अर्धचालक है। एक एन टाइप का जो अर्धचालक है वो क्या है? ऋण आवेशित है, धनावेशित है या उदासीन है? एन प्रकार की जो अर्धचालक है वो ऋण आवेशित है, धनावेशित है या उदासीन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उदासीन होगा। एन प्रकार का जो अर्धचालक है ये उदासीन होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे, घरों में प्रयुक्त धारा होती है। घरों में जो हमारे बिजली आती है उसमें उसके धारा में जो इलेक्ट्रॉन जो धारा बहती है तार में वो कौन सी होती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, या दिष्ट धारा व प्रत्यावर्ती धारा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि एसी होता है, डीसी होता है, या एसी डीसी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। जो हमारे घरों में बिजली आती है उसमें क्या होती है? तो इसका जो सही होगा आंसर होगा वो होगा प्रत्यावर्ती धारा। घरों में प्रभावित होने वाली जो धारा है उसमें प्रत्यावर्ती धारा होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर का तार बना होता है। जो विद्युत हीटर होता है, हीटर, उसके जो तार होती है उसमें वो किस चीज़ का बना होता है? लोहे का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, या तांबे का बना होता है? विद्युत हीटर में जो तार होती है वो किस चीज़ का बना होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नाइक्रोम का। विद्युत हीटर का जो तार बना होता है ये नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम का होता है। ठीक है, अगला, विद्युत ऊर्जा नापने का यंत्र। विद्युत ऊर्जा नापने का यंत्र क्या? स्विच है, वाट घंटा मीटर है, वोल्ट मीटर है, या प्लग है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो स्विच तो नहीं होगा, तो वाट घंटा मीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा नापने का जो यंत्र है ये ऑप्शन नंबर बी होगा, वाट घंटा मीटर। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको एक कॉपी में लिख लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए, आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकत्व का कारण है। जो चुंबकत्व का कारण क्या है? आवेशों की गति है, तांबे का तार, धातु की प्रकृति, या स्थिर आवेश? चुंबकत्व होने का कारण क्या है? तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। चुंबकत्व जो होने का कारण है ये आवेशों की गति है। जब आवेशों का गति होता है वहाँ चुंबकत्व का उत्पन्न होता है। ठीक है, आवेशों की गति के कारण चुंबकत्व है इसका। अब अगला क्वेश्चन है, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। एक गतिमान इलेक्ट्रॉन क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, या कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है? जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसमें क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है जब इलेक्ट्रॉन उत्पन्न गति करता है तो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? एकदम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन। चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? जो चुंबकीय प्रेरण की खोज थी ये फ्लेमिंग ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, फ्लेमिंग। चुंबकीय प्रेरण की खोज फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन का नाम क्या है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा मशीन बदलती है? डायनेमो, प्रेरण कुंडली, विद्युत मोटर, या ट्रांसफार्मर?
तो यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, बदलता है, उस मशीन का नाम है डायनेमो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है उसको हम लोग विद्युत मोटर कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अपचाई ट्रांसफार्मर में मान बढ़ता है। अपचाई ट्रांसफार्मर में मान बढ़ता है। अपचाई ट्रांसफार्मर में किसका मान बढ़ता है? तो धारा का मान बढ़ता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, धारा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डायनेमो उत्पन्न करता है। डायनेमो क्या उत्पन्न करता है? तो डायनेमो जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डायनेमो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए, डायनेमो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। एक चीज़ हम आपको बताएं, ये क्वेश्चन आपने पीछे भी देखा था कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो ही बदलता है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर बदलता है। तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, आमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा होती है। आमीटर का जो प्रतिरोध है वो शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है, बराबर होती है, या कम होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है? तो जो आपको बता दें कि आमीटर का जो प्रतिरोध है उस शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होती है। ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले वीडियो में आपको अलग क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। तो अंत में हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि जब तक आपके नाम के आगे स्टूडेंट लगा हुआ, छात्र लगा हुआ, तब तक आपका सिर्फ एक ही काम है, पढ़ाई करना, पढ़ाई करना और पढ़ाई करना। तब तक आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए और मन से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। जो भी काम कीजिए 100% उसमें लगाइए। इसीलिए फिर से आपको कहेंगे कि पढ़ाई करो, नौटंकी मत करो। ये जीवन आपका है, इसे जीना सीखें, बर्बाद करना मत सीखें। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान।